अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। नाजरीन, पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात में पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद ने वोट पोल किए, मगर आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नताइज देने से कासिर है। और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के नताइज मानने से इनकार कर दिया है। इसके साथ दीगर जमात इस्लामी, JUI, GDA और TLP ने भी इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया है। सबका कहना है कि इंतखाबी नताइज में धांधली की गई है, जबकि अभी नताइज मजीद पेंडिंग भी हैं और नताइज मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज भी किए जा चुके हैं। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नताइज को अभी तक इस वजह से जो है वो नहीं कर सका कि उनके मुताबिक बहुत सारी जगहों पे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का झगड़ा चल रहा है। और अब इतनी देरी होने के बाद सियासी जमातों के इस टर्माइल के बाद प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं और सियासी जमातें इसके ऊपर काफ़ी अपनी तशवीश का इजहार कर रही हैं। और इस तशवीश का इजहार करने की वजह से अब इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल ममालिक जितने भी हैं वो पाकिस्तान के इस नताइज के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या होने वाला है और क्या क्या सियासी तब्दीलियां हो रही हैं, क्या क्या रूनुमा होने वाला है, यकीनन जिस तरह पाकिस्तान की आवाम को इंतज़ार है उस तरह आलमी मीडिया को भी इसका इंतज़ार है। और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज मैंने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है सीनियर सहाफ़ी मुनीर मेमन, एंकर भी हैं ये प्रोग्राम के। अस्सलाम वालेकुम मुनीर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम रिजवान साहब, आप कैसे हैं? मुनीर साहब, आप पहले भी 2022 में भी इंकशाफ कर चुके थे उस तमाम स्टोरी का जिसका आज लोगों को पता लगा है, आवाम को पता लगा है। तो आप ज़रा इस मीटिंग का अहवाल बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या नए सियासी इत्तेहाद करने जा रही है और उस इत्तेहाद का जो हुकूमत तश्कील दे रही है उस पर क्या असर पड़ेगा? रिजवान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम आपके तमाम तर नाजरीन को। वालेकुम। बात आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जरा एक खुशखबरी सुना देते हैं आपके व्यूअर्स को। मुबारक हो आप सबको कि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया एक बार फिर से। और एक और बड़ा इजाफा किया गया 67% का। जो गैस के बिल हैं घरेलू सार्फिन के लिए, उसमें एक बड़ा इजाफा हुआ। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसकी मुबारकबाद ज्यादा लीजिएगा क्योंकि फरवरी के जो बिल अब आपके आने वाले हैं ये 1 फरवरी से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो आपको यकीन तौर पर इसका जब अगला बिल आएगा तो इसका अंदाजा भी बखूबी हो जाएगा। शाह जी, अब ये जरा तो आते ये ही तो जो सूरत देखें, हाल। ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये निगरान हुकूमत इसलिए करके जा रही है ताकि देर तक हम उनको याद रखें। नहीं, निगरान हुकूमत इसलिए करके जा रही है क्योंकि आने वाली हुकूमत को आते ही जरा मुश्किल फैसले ना लेने पड़े। वो पता नहीं हुकूमत आ रही है नहीं आ रही, कहीं रास्ते में ही कहीं रास्ता ना भूल जाए, ये भी तो मसला है ना। तो निगरान हुकूमत कह रही है जो कुछ हो सकता है वो करते चले जाएं। लेकिन शाह साहब, आपने जो सवाल पूछा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो इस वक्त मुलाकात हुई है और जो रिपोर्ट हो रहा है, देखें दो सूरत हाल है और दो अलग सूरत हाल है। बहुत से लोगों को जब ये मुलाकात की जब पहली इत्तला आई तो लोगों को लगा कि मुलाकात नहीं होने जा रही। हमने उस वक्त भी कंफर्म किया कि ये मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात में बहुत कुछ हो रहा है। फिर ये मुलाकात के हवाले से जो खबरें आई, लोगों ने कहा नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप आई, बैरिस्टर सैफ साहब जब आए, उन्होंने भी एक लिमिटेड गुफ्तगू की और वहां पे एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ज्यादा उसमें सवालात नहीं लिए गए, इनफैक्ट सवालात लिए ही नहीं गए। लेकिन जब हमने पता कराया और हमने जरा कोशिश की कि आगे पीछे पता किया जाए कि आखिर अंदर मामला क्या है, कोई JUI और PTI इतने अरसे बाद क्या कुछ एक दूसरे के हवाले से ख्यालात का इजहार करने के बाद सिर्फ चाय के कप के लिए तो नहीं साथ बैठे थे ना। सिर्फ इसलिए तो नहीं बैठे थे कि वो जाएं और जाके जरा ये बात करें कि हाँ जी आपको फॉर्म 45 नहीं मिले। हमें बड़ा अफसोस हुआ। आप अपेरेंटली देखें तो JUI जिन सीटों पे हारी है उन सीटों पर तहरीक इंसाफ जीती है। लेकिन सबके बावजूद JUI के मौकफ में बड़ी तब्दीली है। और ये तब्दीली बहुत सारी तरफ इशारा कर रही है। और ये जो इस वक्त न्यूज में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस बात पे इत्तेहाद हुआ कि वन पॉइंट एजेंडा है कि आपके साथ आपको भी धांधली लगती है, हमें भी धांधली लगती है। इस पॉइंट पर हम एक हैं। आगे ये नहीं बताया जा रहा कि इसके बाद क्या होने जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब मजीद इंकशाफात करने जा रहे हैं। कल
और अब आने वाले तमाम तर दिन इतने ज्यादा एक्साइटिंग हो चुके हैं। आपको पता है जो गुफ्तगू मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कर दी, मतलब जुमेरात को जो कर दी, आज जुम्मे के दिन ये सारी गुफ्तगू डिस्कस होने जा रही है। और हफ्ता इतवार इसी की गिर्द एक बड़ी तहरीक डेवलप होने जा रही है, जिसके हवाले से दोनों सियासी जमातें खुल के नहीं बता रही, क्योंकि वो अपने प्लान्स को पोशीदा रखना चाहते हैं। और एक बड़ी वजह यह भी है कि खान साहब, ये मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, खान साहब की स्ट्रैटेजी रही है गुज़श्ता 4 6 8 माह के अंदर कि वो अपनी कोई भी हिकमत अमली खुल के नहीं बता रहे। वो चाहते हैं कि उनकी ऑपोजिशन गेस करे, और वो जब गेस करते हैं तो कुछ का कुछ होता है, और फिर वहां तहरीक इंसाफ को एक मौका मिल जाता है। जी शाह साहब। अच्छा, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इमरान खान साहब की अभी तक जितनी भी हिकमत अमली है वो पोशीदा रही है, और वो सरप्राइज देने के आदी हैं, और वो सरप्राइज दे रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये कैसा गैर फितरी एकदम से इत्तेहाद हुआ, और उसकी क्या जरूरत पेश आई कि जो एक दूसरे के सियासी, बहुत सियासी मुखालिफ थे, वो यकदम बगलगीर हुए, और उन्होंने एक अजीब किस्म का डायनामिक्स को चेंज कर दिया। तो ये क्या मतलब, ये क्या, इसकी जरूरत क्या पेश आई, आप क्या समझते हैं? शाह साहब, आप कह रहे हैं गैर फितरी, मैं कह रहा हूं ये शायद पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हो जाए ना, तो मैं कहूंगा कि चलें, एक्सेप्टेबल होगा कुछ ना कुछ हद तक। मौलाना फजल रहमान साहब के इमरान खान की जात के हवाले से जो कलिमात है ना, वो आप, मैं नहीं दोहराना चाहता क्या कुछ उन्होंने कहा है। फिर उनकी एहलिया के हवाले से, फैमिली हवाले से बहुत कुछ बातें कही हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने। जवाब में खान साहब ने भी मौलाना फजल रहमान साहब के नाम को किस अंदाज से तब्दील किया, क्या नारे लगाए जलसों में। शायद तहरीक इंसाफ का 2013 के बाद ऐसा कोई जलसा ही नहीं हुआ जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब को एक मखसूस नाम से याद ना किया गया हो। अब इस इत्तेहाद की जरूरत क्यों पड़ी, ये जरा सोचिएगा। आपको मैं इनसाइड स्टोरी देता हूं। इनसाइड स्टोरी ये है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई गई, तो मौलाना फजल रहमान साहब जो कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते थे कि ये हुकूमत गिराई जाए, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। वो सिर्फ चाहते थे कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, ऑपोजिशन की जाए, और उसका फायदा हो रहा था सारी सियासी जमातों को। आपको याद होगा कि जब वजीर आजम थे खान साहब, और उस दौरान जितने भी जिमनी इंतखाबात हुए, मेजोरिटी में तहरीक इंसाफ नाकाम रही। डस्का का जो इंतखाब जीता वो भी मुतनाज़ रहा। लेकिन उस सब के बाद जब तहरीक इंसाफ अपोजिशन बेंचेस पे आती है या सड़कों पे आती है, जितनी भी सीटें खाली हुई वो सारी की सारी तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ जीती बल्कि बड़े मार्जिन से जीती। 13 जमातें एक तरफ थी और तहरीक इंसाफ एक तरफ थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने किसी को अपने पास खड़े नहीं होने दिया। तो ये मौलाना साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वो नहीं चाहते थे कि खान साहब की हुकूमत गिरे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बनाना चाहते थे। खान साहब अपने एक अलग अंदाज में हुकूमत चलाते हैं। बहरहाल, फजल रहमान साहब को जब ये पेशकश की गई और उनको जब जिम्मेदारी दी गई कि वो आप सारी सियासी जमातों को हमारा पैगाम पहुंचाएं, पैगाम किसका पहुंचाना है ये आप जानते हैं, तो उनको ये टास्क सिर्फ ऐसे नहीं दिया, उनको ये बताया गया कि आप सदर पाकिस्तान हो सकते हैं। और आपको याद होगा कि उस वक्त ये बहस चल पड़ी थी कि मौलाना फजल रहमान साहब जो अगली हुकूमत बनेगी, जो कि महदूद अरसे के लिए होगी, ये भी याद रखिएगा, जो हुकूमत बननी थी वो 16 माह के लिए नहीं बननी थी, वो 2 से 3 माह के लिए बननी थी। कुछ तरमीम होनी थी और इलेक्शंस की तरफ जाना था, और उसमें सदर का जो अदा होता वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास होता। और मौलाना फजल रहमान साहब आज अभी तक, आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान है, मौलाना फजल रहमान साहब सदर पाकिस्तान होते इस वक्त तक। लेकिन हुआ ये कि मौलाना फजल रहमान साहब सदर नहीं बनाए गए, और उनसे ये कहा गया कि हमने हुकूमत तो बदल ली, लेकिन सदर पाकिस्तान को तब्दील करने के लिए नंबर्स मौजूद नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने उस वक्त भी इसरार किया कि आप कुछ हलकों में इलेक्शंस कराएं, खान साहब की पोजीशन वीक है, हम इलेक्शंस जीत के इन नंबर्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि सारी सियासी जमातों को अपने हिस्से का केक मिल चुका था, तो उन्होंने फजल रहमान साहब की इस बात को ज्यादा गौर नहीं किया और मुख्तलिफ हीले हवाले दिए। अगली कहानी जब शुरू होती है कि मौलाना फजल रहमान साहब काफी अरसे से, ये बात आज ये नहीं है, मौलाना फजल रहमान साहब काफी अरसे से पीडीएम के हवाले से नाखुश थे। और आपको याद होगा कि मुतअद्दिद मौके ऐसे आए इलेक्शन से पहले कि मौलाना फजल रहमान साहब रूठ गए थे, जिनको बाद में मनाया भी गया, और ये कुछ बातें मीडिया पे रिपोर्ट भी हुई।
नहीं लेकिन चले, उसके बाद होता ये है। ये तो आपने एक बैकग्राउंड बता दी ना। जी हम जी 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 हम जी, मैं बस मौजूदा आ गया। सूरत है, हम जी जी। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, ये बताना जरूरी है शाह साहब, ये पस मंजर बहुत जरूरी था बताना। अब मौजूदा सूरत हाल ये हुई कि मौलाना साहब को इस बार भी यकीन दहानी दिलाई गई थी कि अब सदर पाकिस्तान आप हो सकते हैं, या आपको बड़ी तादाद में सीटें दिलाई जा सकती हैं। होता ही है कि जब इलेक्शन होते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की पूरी पार्टी, खुद मौलाना फजल रहमान साहब, खुद उनके साहबजादे, सारे के सारे वो सीटें हार जाते हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब देखते रह जाते हैं। बरक्स इसके पंजाब नून लीग चाहता है कि वो हुकूमत बना ले, और पीपल्स पार्टी के साथ वो इत्तेहाद करके हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ रहा है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। वफाक में एक बार फिर से एक हुकूमत बनने जा रही है, इसकी तकसीम हो रही है। और वो तकसीम किस में हो रही है? शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का, आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के, और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा। और जो मुलाकात जो चौधरी शुजात के घर पे हुई, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब को बुलाया भी नहीं गया। मौलाना फजल रहमान साहब समझ चुके थे कि उनके साथ दरअसल हाथ हो गया, और उन्होंने अब जो पीडीएम के जो प्लान्स थे, क्योंकि वो अंदरूनी मामला जानते हैं, वो पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने सरबराह इनके है। प्लान्स की पूरी जो सूरत हाल है अवाम के सामने रख दी। और उन्होंने जो शुरुआत की, आपको याद होगा उन्होंने शुरुआत कहां से की? उन्होंने शुरुआत की 2022 और 23 के हवाले से। ये जो सारी सूरत हाल जो अदम एतमाद की तहरीक की हुई थी, ये 2023 की नहीं है, ये सूरत हाल 2022 की है, जब कुछ फैसले हुए जिसके ऊपर खान साहब को एतराज था। जिसके बाद उमूमी तौर पर एक ये भी एक मामला आता ना, कि फिर बाद में एक अमेरिका का भी मामला हुआ, फिर वो भी एड ऑन हुआ, तो फिर उस वक्त स्टैब्लिशमेंट को एक मौका मिल गया, एक तरीके से ग्रीन सिग्नल मिल गया कि अब ये हुकूमत को बरतरफ किया जा सकता है। शायद उस वक्त चाइना भी ज्यादा मुतमईन नहीं था, अमेरिका भी ज्यादा मुतमईन नहीं था, जिसका बाजवा साहब ने, या उस वक्त की जो मौजूदा स्टैब्लिशमेंट थी उस वक्त की, उसने फायदा उठाया और ये काम हो गया। और इसी को फजल रहमान साहब अपनी गुफ्तगू में बयान कर रहे हैं। लेकिन ये अभी आधी बात बताइए, बहुत कुछ बताएंगे आगे चले। नहीं आज आज ही उनको ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई? उनको पहले ये ज़रूरत क्यों नहीं महसूस हुई? बुनियादी सवाल तो ये अब तो बनता है। बेनिफिशियरी थे ना, बेनिफिशियरी थे ना सर, बेनिफिशियरी थे। तो आपको पता है वो आज वो सारे मामलात बेनिफिशरी नहीं में। है। आज वो अब तो बेनिफिशरी। बेनिफिशियरी, अब तो उन्हें ऐसे निकाल दिया जैसे कोई कोई माँ अपने सौतेले बच्चे को रख के भूल जाती है। उस वक्त इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब का हाल ऐसा ही है। और उनको शहबाज शरीफ साहब में एक सौतेली माँ नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी बुरी लगी उनको ये बात। और उनकी पार्टी में इस हवाले से बड़ा एक तशवीश हुई है कि आपकी सियासत इस वक्त पार्टी को कहां लेके जाए। देखें, सिराजुल हक साहब ने पार्टी का ओहदा छोड़ दिया, जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी का ओहदा छोड़ दिया, बट मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर ये प्रेशर काफी ज्यादा था कि दो इलेक्शंस लगातार इनकी पार्टी हारी है, और बुरी तरीके से हारी है। और अभी तो जिस अंदाज से उनको पराया गया, वो मौलाना फजल रहमान साहब को लगी हुई थी, और उन्होंने कहा कि अगर खेलेंगे नहीं तो खेलने भी नहीं देंगे, और वही कुछ कर रहे हैं फिलहाल वो। चलें अब आगे चलते हैं, मौलाना साहब से आगे चलते आगे हैं चलने बाकी देंगे कि जमातों मौलाना की साहब ये तो पूछ लें। तरह। ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये इसने एक मंशूर दिया, मंशूर से पहले एक खूबसूरत सा तराना दिया गया, और पाकिस्तान को नवाज दो के इलेक्शन कैंपेन नवाज से को वो स्टार्ट पाकिस्तान दो। हुआ। हाँ। पाकिस्तान को नवाज दो। तो वो नवाज शरीफ साहब तो अभी इस सियासी मंजरनामे में नजर ही नहीं आ रहे। ये क्या हुआ है? असल में देखें, वो तहरीर अलग हो गई थी, पाकिस्तान और नवाज में आगे पीछे हो गया था। उनको था नवाज को पाकिस्तान दो, नवाज को पाकिस्तान मिल जाता तो फिर आपको पता है कि यहाँ पे रियल एस्टेट के दाम बढ़ जाने थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, नवाज शरीफ साहब को ये बात हम कहते रहे अपने प्रोग्राम्स में भी, मुख्तलिफ इंटरव्यूज में भी, कि मियाँ साहब इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें इस्तेमाल करने वाले उनके करीबी लोग हैं, और नहीं मियाँ तो साहब देख सकते मतलब हैं कि आखिर हम बेनिफिशियरी खुली कौन है। बात करें कि आप ये कहना चाहते हैं कि उनको इस्तेमाल करने वाले खुद शहबाज शरीफ और खुद जो है वो मरीम नवाज साहिब है। मैं मरीम नवाज की इस्तेमाल की बात नहीं कर सकता, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की इस्तेमाल की बात जरूर कर सकता हूं। मरीम नवाज साहिबा की जो सिचुएशन है कुछ मुख्तलिफ है। मरीम नवाज साहिबा गुज़श्ता कई सालों से कोशिश कर रही है कि खुद को पॉलिटिकल लीडर मनवा सकें।
लेकिन आपको पता है जब भी वो तकरीर के लिए आती हैं, कोई ऐसी बात हो जाती है कि वो एक अलग शोर मच जाता है, एक अलग कंट्रोवर्सी हो जाती है। फिर उनके जो माजी के जो स्टेटमेंट्स हैं, जब वो पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से उतरी भी नहीं थी, तब उन्हें पता नहीं किसने मशवरा दिया कि आप जाएं और अपनी प्रॉपर्टीज का एक तस्करा करें, उन्होंने वो कर दिया। वो उनके गले में आज तक मौजूद है। तो मरियम नवाज साहिबा शायद लाशऊरी में मैं कहूंगा कि वो भी इस्तेमाल कर गई। वो इस्तेमाल नहीं करना चाहती होंगी, मैं उनकी इंटेंशंस को डाउट नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं लाशऊरी में उन्होंने इस्तेमाल तो किया। और मेरे ख्याल से ये मरियम नवाज साहिबा की एक जो कैंपेन थी ना कि एक बेटी बाप के लिए खड़ी हुई है, मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि इस वक्त वो वजारत आला पंजाब के ओहदे से पीछे हट जाए, क्योंकि अगर उनके वालिद वजीर मेरा आजम नहीं मेरा बनते मेरा यही तो पॉइंट उनको था। वजीर आला बनने का कोई देखो, इख्तियार नहीं। मेरा मेरा यही पॉइंट था कि अगर वो वाकई ये समझती हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ मतलब वो सलूक नहीं किया गया जिसके वो मुस्तहिक थे, तो फिर उनको सीएम पंजाब बनना चाहिए था। बिल्कुल नहीं ये लेना चाहिए था, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। और ये लेके वो अपनी सियासत के लिए एक बड़ा गड़ा खोद रही हैं। बल्कि अब तो देखिए ना, सवाल यहां तक आगे ही बढ़ गया ना, ये तो कहानी आगे बढ़ गई। अब तो वजीर आला पंजाब बने या ना बने, एज अ नॉमिनी उन्होंने अपने आप को आगे कर दिया। ये बात उनकी इंटेंशन के ऊपर आ गई। देखें, आप मेरी बात सुनिए, आप एक ऐसे ऐवान में, एक ऐसी असेंबली में वजारत आला की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे आप कह रहे हैं कि मेरे वालिद को ताकतवर हलकों ने हराया, नीचा दिखाया, और पहले उनको हरा के फिर आखिरी में जिस भौंडे तरीके से जिताया। आपको तो लात मार देनी चाहिए थी इस असेंबली को। आपको कहना चाहिए था कि मैं वोट को इज्जत दूंगी, जो आपका नारा था। आप नहीं निकली क्योंकि आप वोट को इज्जत देना नहीं चाहती थी। और ये साबित किया आज मरीम नवाज साहिबा ने। अगर वो ये सब पीछे हट जाती और वो कहती कि जब तक नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं होंगे तब तक मैं वजारत आला नहीं लूंगी, आप यकीन करें मुस्लिम लीग नून में उनका कद बढ़ता, पंजाब पॉलिटिक्स पे इसका इतना बड़ा असर होता, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट है। बहुत से लोग कहते हैं कि एक मिसाल देते हैं कि एक बेटी अपने बाप के लिए लड़ी, सारी मुश्किलात बर्दाश्त की, और नो डाउट मरीम नवाज साहबा ने एक स्ट्रगल जरूर की है। ऐसे मौके पे जब बहुत से लोग, खुद मियाँ साहब मुल्क से बाहर चले गए थे, मरीम नवाज साहबा मुल्क में रही, बहुत कुछ फेस किया, लेकिन अब ऐसी क्या भूख है कि उनको वजारत आला चाहिए? ऐसी क्या मजबूरी है कि वजारत आला के बगैर वो पूरी नहीं हो सकती? तो मेरे ख्याल से मरीम नवाज साहबा एक सियासी गलती करने जा रही है, बल्कि सियासी खुदकुशी करने जा रही है। क्योंकि जब ये वजारत आला लेंगे तो एक सवाल ये जरूर उठेगा कि उन्होंने क्या इस्तेमाल तो नहीं कर लिया, लेकिन दूसरा सवाल ये भी उठेगा कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। उनको पता है वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगी। जो सूरत अच्छा, हाल है आगे चलें चल चलें के, हम यहाँ तो से चैलेंज यहाँ से परफॉर्मेंस आगे नहीं हो चलते सकती। हैं। देखें, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमाए इस्लाम का जो एक आपस में एक कोऑर्डिनेशन होता नजर आ रहा है, इस कोऑर्डिनेशन से आप मुझे बताएं कि अब जो शहबाज शरीफ और जो माइनस पीडीएम जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो क्या है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपने वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का भी नाम दे दिया है। ठीक है, तो अब मतलब आप क्या होता देख रहे हैं कि नंबर्स किस तरफ जा रहे हैं, नंबर्स का क्या होगा, और वो नताए जो आला अदालतों में भी रुके हुए हैं, वो नताए जो इस इलेक्शन कमीशन के पास भी रुके हुए हैं, वो क्या आ सकते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। शाह साहब, मेरी जो इतलात है कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इजलास कॉल किया जाए, ताकि स्पीकर डिप्टी स्पीकर उनका है और वो फौरी तौर पे वजीर आजम का हल्फ ले सकें। लेकिन इसमें ताखिर इजलास हो के रही है। बारे में तो जो है वो सोलंकी साहब कल कह चुके हैं ना कि 22 तारीख तक तकरीबन इजलास बुलाएंगे ये। 22 तारीख में भी ताखिर हो सकती है, मैं आपको भी बता रहा हूँ। 22 से पहले भी तो हो नहीं सकता, लेकिन 22 में भी ताखिर हो सकती है, क्योंकि सेनेट का इजलास जो होना था उसमें भी ताखिर की इतलात आ रही है। लेकिन शाह साहब, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आप सिर्फ एक इत्तेहाद को देख रहे हैं, जेयूआई और पीटीआई। एक बड़ा इत्तेहाद है, वो भी आप नहीं देख रहे। इस वक्त मुल्क की सारी दीनी जमातें, इसमें आप जेयूआई को ले लें, आप टीएलपी को ले लें, आप जमात इस्लामी को ले लें, ये सारी दीनी जमातें एहतजाज करने सड़कों पे उतर चुकी है। और ये बात हमें सबको पता है कि पाकिस्तान में जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जो दीनी जमातों का जो वर्कर होता है वो कितना कमिटेड होता है कि अगर आप उसको 10 दिन बोले या 10 हफ्ते बोले, वो अपनी जगह पे बैठेगा और वो उठेगा नहीं।
और उसको वो अपने जो कायदीन है उससे सवाल भी नहीं करेगा। सेम इन जमात इस्लामी, सेम इन टीएलपी। और ये तीनों जमातों का एक इत्तेहाद हो चुका है पीटीआई के साथ। ऐड कर लें आप इसमें कि अब जमात इस्लामी और जीडीए का भी इत्तेहाद हो चुका, और जीडीए और तहरीक इंसाफ का भी इत्तेहाद हो चुका। तो ये 4-5 बड़ी पार्टीज का जो इत्तेहाद हो रहा है, और फिर जो मुनहरिफ अरकान अब देखें नून लीग से सामने आ रहे हैं। ये मुनहरिफ अरकान वो लोग जो सीटें हार गए, वो कह रहे हैं हम तहरीक इंसाफ के फेवर में हैं, और फॉर्म 45 में तहरीक इंसाफ जीती हुई है। जहां पे नून लीग जीती है वहां पीपल्स पार्टी के अरकान आ रहे हैं, जहां पीपल्स पार्टी जीती है वहां नून लीग के अरकान आ रहे हैं। तो ये इतना एक मुश्किल मरहला होने जा रहा है इस हुकूमत के लिए कि मुझे नहीं लगता कि हुकूमत बनना आसान होगा। आप हुकूमत चलने की बात कर रहे हैं, फैसल वाडा साहब कह रहे हैं हुकूमत 1.5 साल नहीं चल सकती। मैं तो कह रहा हूं ये हुकूमत बन सकेगी या नहीं, देखिए, मुझे तो इसके आसार नहीं नजर आ मैं आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन, यही जो है ना, शॉर्ट आंसर यही लेना चाहता हूँ। रहे। कौन बनेगा वजीर आजम? सर वजीर आजम इस सूरत हाल में मेरे जो अंदाजा है कोई भी नहीं बन सकता। और वजीर आजम का जो सही इंतखाब, अगर देखें, इदारों को ये सोचना होगा। आज आप 15-20 हलकों की नताइज को अगर जरा देखें और करीब से देखें, अपेरेंटली साफ नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ उसमें जीत चुकी है। अगर तहरीक इंसाफ को ये सीट्स मिल जाएंगी तो तहरीक इंसाफ एक क्लियर मेजोरिटी ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं करीब आ जाएगी हुकूमत बनाने के लिए। सादा सादा और फिर अक्सरियत के साथ आ जाएगी। सादा अक्सरियत ना भी हो तो फिर उसमें आप जेयूआई को ऐड कर सकते हैं, आप जमात इस्लामी को ऐड कर सकते हैं, आप वहदतुल मुस्लिमीन को ऐड कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तहरीक इंसाफ का बंदोबस्त हो सकता है। फिर कुछ आजाद उम्मीदवार हैं, उनकी भी बात हो सकती है। तहरीक इंसाफ एक अगेन वेरी थिन मेजोरिटी के साथ हुकूमत बना सकती है। और मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी इस वक्त ये सूट करता है कि तहरीक इंसाफ एक थिन मेजोरिटी के साथ हुकूमत बना ले। आईएमएफ के मुश्किल फैसले हैं, इन 6 महीनों में इतना कुछ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होगा कि ये प्रेशर कोई नहीं संभाल सकता। और मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को टेस्ट करने के लिए हो रहा है कि कितना दमखम है। तहरीक इंसाफ इस वक्त अपना वजीर आजम लाना भी नहीं चाहेगी इस थिन मेजोरिटी के साथ या इस कमजोर हुकूमत के साथ। तहरीक इंसाफ नहीं चाहेगी कि ऐसी असेंबली में अपना वजीर आजम लाए जहां पे एक बार फिर से कुछ अरकान जब चाहे उनसे तोड़ लिए जाएं और वो फिर से गेम से बाहर हो जाएं। बहुत मुश्किल होने जा रहा है शाह साहब, बहुत मुश्किल फैसले करने होंगे। बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें सब बढ़ रही हैं, और कोई हुकूमत उसको तब्दील नहीं कर सकती। ये राइटिंग ऑन द वॉल है। और ग्लोबली जो चेंजेस आ रहे हैं, अमेरिका के इंतखाबात, इंडिया के इंतखाबात, पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होने जा रहा है। अच्छा, चले, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आज फजलुर रहमान साहब के, मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो बयान आया है, उस बयान के बाद वाज़ेह तौर पे पीडीएम तो एक हिसाब से ख़त्म ही हो चुकी है। ठीक है ना? आज जब पीडीएम के प्रेसिडेंट खुद बैठकर जो है वो एक बयान दे रहे हैं, तो मुझे आप ये समझाएं कि इसकी वजह से एमक्यूएम पे क्या असरात पड़ रहे हैं, और इसकी वजह से पीपल्स पार्टी और नून अब किस तरफ देख रहे होंगे। वैसे आपके मुंह से मौलाना फजल रहमान सुन के बहुत अच्छा लग रहा है आज। नहीं, उनको मौलाना फजल मैं रहमान ही बता कहना दूं, पड़ेगा आपने बिल्कुल जी। ठीक है, और ये बड़ा आप तो कहना पड़ेगा, आपको भी कहना पड़ेगा। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही की कि मौलाना फजल रहमान साहब जो कि सरबराह है पीडीएम के, जिन्होंने सारी जमातों को यकजा किया, वही अब नहीं रहे इस गेम में। तो फिर इस गेम का क्या होगा? और इसका बड़ा असर जी, पड़ने जा रहा है। मैं ये आपसे ये वही गेम कह रहा यहाँ हूँ नहीं ना कि रुकने जा रही। देखें देखें, बात ये है ना कि अब जो इत्तेहाद साहब बन मजे रहा ले, था, अभी तो आप मजे ले आप। अभी अभी जो इत्तेहाद होने जा रहा था शहबाज शरीफ के साथ, अब वो इत्तेहाद के लिए भी सोच रही हैं बहुत सारी जमातें। जैसे एमक्यूएम पे बहुत प्रेशर है कि उसने किस तरफ जाना है। तो अब तो मेरा ख्याल है, मतलब कि सबके गेम प्लान में चेंज आएगा। गेम प्लान में देखिए कोई चेंज नहीं आएगा। मैं आपको एमक्यूएम की बात बताता हूँ। एमक्यूएम ने पहले तो 3 नुकात रखे हैं हुकूमत में आने के लिए, लेकिन एमक्यूएम का एक वाहिद नुकता यह है कि उनकी जो जीती हुई नशिस्त हैं उसमें से कोई भी नशिस्त कम नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, कोई भी फॉर्म आ जाए, लेकिन उसमें से कोई एक भी सीट अगर कम हुई
तो एमक्यूएम का लबो लहजा आपको तब्दील होता हुआ नजर आएगा। और एमक्यूएम का वाहिद पॉइंट यही है, बाकी वो जो कागज दे रहे हैं वो देते रहे। और एमक्यूएम के ऊपर बड़ा प्रेशर है इस वक्त, क्योंकि देखें अब एमक्यूएम को बड़ी मुश्किल के साथ एक मैंडेट मिल गया। जैसे मिला, राइट रॉन्ग उसके ऊपर बहस की जा सकती है, उसके ऊपर बहुत से दलाइल दिए जा सकते हैं। लेकिन एमक्यूएम ने अल्लाह अल्लाह करके इतनी सारी सीटें कराची से ले ली। 17-18 सीटें उनकी नेशनल असेंबली में कुल मिला के हो चुकी हैं। सिंध में एक अच्छी पोजीशन में वो ऑपोजिशन लीडर बनाने के हैं। तो एमक्यूएम तो नहीं चाहेगी कि हुकूमत किसी तौर पे भी डिसकंटिन्यू हो, वो चाहेंगे हुकूमत बने और वो हुकूमत का हिस्सा हो, ताकि जो जीती हुई सीटें हैं उनका फायदा भी उठा सकें। और एक बड़ा मसला एमक्यूएम को ये पड़ गया है कि आज शाम तक एमक्यूएम की अपेरेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, वो खान साहब को बुरा, बल्कि बहुत बुरा कह रहे थे। उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा है इस कुछ अरसे में तहरीक इंसाफ के हवाले से, उन्होंने जमात इस्लाम के हवाले से क्या कुछ नहीं कहा। तो ये तो मेरे ख्याल से एमक्यूएम एक मुश्किल सूरत हाल में आ चुकी है कि वो आगे चल के किसके साथ जाए। क्योंकि अगर आज हुकूमत नहीं बनती है, कि ऐसी हुकूमत बनती है इसमें शायद एमक्यूएम की जरूरत ही नहीं है, तो फिर एमक्यूएम की जो जीत है वो बेमानी हो जाएगी। और फिर एमक्यूएम को एक डर रहेगा कि जो 18 सीट्स उनके पास मौजूद हैं, कहीं ये कम होके 12 ना हो जाए, 15 ना हो जाए, क्योंकि एक एक सीट आपको पता है मैटर करती है। तो मेरे ख्याल से एमक्यूएम के लिए बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। जबकि पीपल्स पार्टी की, मैं आपको अंदर की बात बता दूं शाह साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त पीपल्स पार्टी की सीईसी में जो इजलास हुआ, मेजोरिटी मेजोरिटी मैं कह रहा हूं 80% मेजोरिटी का ये मानना है कि तहरीक इंसाफ, चाहे हमें अच्छी लगे या बुरी लगे, इस सूरत हाल में हमें तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करना चाहिए। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के साथ जो इत्तेहाद हुआ उससे तहरीक इंसाफ को बहुत फायदा हुआ। और पीपल्स पार्टी चाहे नंबर्स में हमें नजर आ रहा है जीती, लेकिन आपको भी पता है कि सूरत हाल वो काफी खराब रही है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों सियासी जमातों के लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला होने जा रहा है। और अब ये भी इतलात आ रही है कि दोनों सियासी जमातें इस सवाल से गौर कर रही हैं कि वो शायद नून लीग के साथ इत्तेहाद ना बनाए। और अगर वो नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं बनाती, नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनाती, तो ये कोई नई बात नहीं होगी, अचंभे की बात नहीं होगी। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल जो है ना, उसका जवाब ये भी दें कि आपने ये बताया है कि तहरीक इंसाफ के साथ मजहबी जमातों का भी एक अलायंस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। वेरी तो की अब पॉइंट है। ये जो हफ्ते हफ्ते वाले दिन जो तहरीक इंसाफ ने एक प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, तो उसमें अब आप क्या देख रहे हैं? और ख़ास करके ऐसे वक्त में जबकि मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी कॉलिशन एक हो चुका है स्टार्ट, तो आप हफ्ते वाले दिन को किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए? शाह साहब, एक तो पहले ये देखें कि इस मुल्क में क्या कुछ हो सकता है। मतलब शायद ज्यादा पुरानी बात नहीं है जिसको यहूदी एजेंट कहा जाता था, जिसको वेस्ट का आला कार कहा जाता था। आज इस मुल्क की सारी सियासी जमातें, इस्लामी रिलीजियस सियासी जमातें आज उस शख्स के साथ खड़ी हैं, और उस शख्स जेल में बैठा हुआ, उसके साथ उस सारी सियासी जमातें खड़ी हैं। तो ये इस मुल्क की पॉलिटिक्स है, और बड़ी शफाक पॉलिटिक्स है। यहाँ पे किसी को नहीं बख्शा जाता। अ, हफ्ते को क्या होने जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। मैं आपको कह रहा हूं हफ्ते की बात ना करें, आप कहें कि कल नमाज जुमा के बाद से क्या होने जा रहा है। मेरे सोर्सेज इस वक्त ये कह रहे हैं कि नमाज जुमा के साथ आपको मुल्क भर में एक मैसिव एक्टिविटी नजर आने जा रही है। और ये बलूचिस्तान से शुरू होगी, केपीके तक जाएगी, पंजाब, कराची, आजाद कश्मीर, आपको ये सब जगह नजर आएगी। और इस वक्त जो सबसे बड़ा हर्डल है, तहरीक इंसाफ ने जो कॉल दी उसमें कहा कि आप पाकिस्तान के झंडे लेके निकलें। जमात इस्लामी को नहीं रोक सकते इस वक्त आप, प्लान में नहीं है, क्योंकि उनको रोकना प्लान में नहीं है। जीडीए को फिर नहीं रोका जाएगा क्योंकि उनको रोकना प्लान में नहीं है। तो अगर जमात इस्लामी और जीडीए एहतजाज करते हैं और एक सेगमेंट तहरीक इंसाफ का ऐड होता है, तो आप समझें कि आपका जो सिंध का सेक्टर है या जो कराची और हैदराबाद का जो सेक्टर है, वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर होगा। फिर अगर आप पंजाब में जाएं तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें, मौलाना फजल रहमान साहब की सिंध में भी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है। ये भूलिएगा नहीं कि अक्सर जगह पे जेयूआई के जो कैंडिडेट्स हैं दूसरी पोजीशन पे आए हैं। और सिंध में ऐसे इलाके जहां पे आज से पहले कंटेस्ट ही नहीं होते थे इलेक्शन, अपेरेंटली वहां पे जेयूआई ने ना सिर्फ कैंपेन की बल्कि बहुत अच्छी कैंपेनिंग की और इलेक्शन में कंटेस्ट भी किया।
तो आपका ये जो फैक्टर है ना, जो रिलीजियस जमातों का, ये इतना इस वक्त क्रिटिकल होता जा रहा है। और मेरे ख्याल से आज जो फजल रहमान साहब की जो गुफ्तगू सामने आई है, हो सकता है पीडीएम की कुछ और जमातें जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी, याद रखेगा ये जुमला, बहुत इंपॉर्टेंस बलूचिस्तान रखती है। अवामी पार्टी और कुछ और जमातें जो पीडीएम का उस वक्त हिस्सा थी, वो भी सामने आ सकती हैं। और ओन चौधरी साहब की जो सीट इस वक्त बिल्कुल एक फाइन एज पे आ चुकी है, जिसका नतीजा किसी वक्त भी आ जाएगा, और मेरे ख्याल से ओन चौधरी साहब के हक में नहीं आने जा रहा। फिर आप देखें कि जमाना दिखाता है रंग कैसे कैसे, और ये जो दोस्त हैं ये किस तरीके से एक दूसरे के लिए अपने लबो लहजे को तब्दील करेंगे। यही नून लीग, यही पीपल्स पार्टी आपको फिर नजर आएगा ऑपोजिशन करते हुए। और मुझे जो डर है, मैं आपको कह रहा हूं, ये डर है मेरा, कहीं इस पूरी सूरत हाल में जिस तरीके से आज से 2 साल पहले तहरीक इंसाफ की जो सिचुएशन थी कि वो तनहा हो गए थे, उनके पास कोई नहीं था, नून लीग के ऊपर वो वक्त ना आ जाए, क्योंकि नून लीग अपेरेंटली तनहा हो सकती है। और आखिरी बात ये मैं कहता चलूं, नवाज शरीफ साहब के पास मुल्क से वापसी जाने का वक्त कम रह गया है। अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क से जाना चाहते हैं तो जल्दी जाना पड़ेगा, वक्त ज्यादा नहीं। चले, आपने उनको अच्छा मशवरा दे दिया। बहुत शुक्रिया, आपसे वो बात सुनते कहाँ करके हैं। बहुत अच्छा लगा है। नाज़रीन, आप खुद भी समझते हैं पाकिस्तान को अब इस गैर सियासी इस्तेकाम जो पाकिस्तान के अंदर हुआ हुआ है, जो इस वक्त एक हमें एक अजीब सी सिचुएशन नज़र आ रही है, इससे पाकिस्तान को फौरी तौर पर निकलना होगा। पाकिस्तान को बहुत सारे माशी मसाइल दरपेश हैं, और आगे आने वाली हुकूमत को जल्दी से जल्दी बन जाना चाहिए और इन तमाम हालात को ठीक होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे, अवाम तरक्की करें, और वो सुहाने ख्वाब जो हर दफ़ा हर इलेक्शन पर हम देखते हैं, वो अवाम के लिए पूरे हों, अवाम के लिए आसानी हो। अपने होस्ट रिजवान शाह को दीजिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।